हेलो फ्रेंड्स। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अपना 2 सितंबर को जो अभी रिसेंटली पेपर कंडक्ट हुआ है एनटीए के द्वारा। 2 सितंबर को रीनेट एग्ज़ाम, जो 18 जून का आपका एग्ज़ाम था, उसको कैंसिल होने के बाद में जो रीनेट एग्ज़ाम लिया गया था एनटीए के द्वारा, एनवायरमेंटल साइंस का जो पेपर डिस्कशन है विद सॉल्यूशन, इसका पार्ट 1 सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। मैंने जो 18 जून का आपका पेपर था उसको कंप्लीट करवा दिए 4 वीडियोज़ में। ठीक है, वो 4 घंटे के आसपास चारों लेक्चर होंगे, अराउंड 1-1 घंटे के हैं वो चारों लेक्चर, तो आप देख लेना उनको। और उस पेपर से इस 2 सितंबर वाले पेपर में बहुत सारे जो आपके क्वेश्चन थे और कंसेप्ट थे वो रिपीट हुए एज इट इज़। ठीक है, तो ई स्क्वायर एकेडमिक्स आपका अपना चैनल है, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में पहुँचाए जो भी इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है। अगर आपको ये काम अच्छा लगता है तब आप अप्रिशिएट करना, नहीं तो मत करना। ठीक है, और जैसा कि मैं बता देता हूँ, ये इसका पार्ट फर्स्ट होगा और नेक्स्ट ऐसे करके करके हम धीरे धीरे क्या करेंगे, ये पेपर है पूरा कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में। अब की बार है ना, इतने लंबा लेक्चर नहीं लूंगा जितना आपने देखा कि जो 18 जून का पेपर था उसमें 1 घंटे के आसपास हो गए थे। तो बच्चे थोड़ा अवॉइड करते हैं जो लंबे लेक्चर्स होते हैं, जो मैराथन टाइप्स। तो इसीलिए मैंने सोचा कि कम क्वेश्चन करूंगा और अच्छे से और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका आया है, देखिए। ये आपके क्वेश्चन मेनली जो इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन वाले सेक्शन से पूछा है। इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन सेक्शन से दोनों से मर्ज करके ये क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये, कि मैक आर्थर एंड विल्सन की जो आइलैंड इक्विलिब्रियम मॉडल है वो रिप्रेजेंट करता है इन द बैलेंस बिटवीन। अब ऐसा क्वेश्चन मेनली आता तो नहीं है क्योंकि इकोलॉजी और इवोल्यूशन को मर्ज करके, लेकिन फिर भी आपको ये ध्यान होना चाहिए था अगर आपने कहीं पर भी ये पढ़ा है। तो आपके जो रेट ऑफ स्पीसीज इमिग्रेशन और रेट ऑफ स्पीसीज एक्सटिंक्शन है, इन दोनों के बीच में जो इक्विलिब्रियम है वो मेंटेन किया जाता है आइलैंड बायोज्योग्राफी में। और जो ये मॉडल है वो किसके द्वारा दिया गया था, तो हम देखिए इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल गया होगा, सी एंड डी है आपका, जो रेट ऑफ स्पीसीज इमिग्रेशन और एक्सटिंक्शन। अब जो थ्योरी ऑफ आइलैंड बायोज्योग्राफी है वो आपके मेनली किसने दी थी, इसमें पीटरसन का रोल था, मैक आर्थर और विल्सन, इन तीनों ने दी थी। ये थ्योरी थी आपके 1960 में प्रपोज की थी तीनों ने मिलकर। ठीक है, कभी पूछ ले कि इनमें से इस थ्योरी में किन किन का कंट्रीब्यूशन है और आपको ऑप्शन दे दे, तो आप याद रखना पीटरसन का भी इसमें कंट्रीब्यूशन है। मैक आर्थर विल्सन के नाम से जाना जाता है इसको मेनली। ठीक है, अब ये ग्राफ देखिए आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस ग्राफ से ये क्वेश्चन पूछा था आपका। अब इसमें क्या होता है, जो रेट ऑफ इमिग्रेशन है वो ऑफ एक्सटिंक्शन, ठीक है, या एक्सटिंक्शन, इन दोनों का रेट है वो बढ़ता है वाई एक्सेस की साइड में, और नंबर ऑफ स्पीसीज ऑन आइलैंड वो आपके एक्स एक्सेस की साइड में बढ़ती रहती है। ठीक है, अब एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पर आपका इमिग्रेशन और एक्सटिंक्शन है, इन दोनों की लाइनें एक जगह क्रॉस करेगी। अब ये जहाँ क्रॉस पॉइंट है वो आपका इक्विलिब्रियम नंबर है। ठीक है, जहाँ पर आपका इमिग्रेशन का नंबर और एक्सटिंक्शन का नंबर है वो दोनों बराबर हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है। तो आप याद रखना ये 2 पैरामीटर है, ये इंक्लूड किए जाते हैं इसमें। ठीक है, तो ये मेनली इसी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन था। अब आपके जो इवोल्यूशन सेक्शन है, जो इकोलॉजी और इवोल्यूशन को मिलाकर, इसमें से आपके प्रीवियस ईयर में एक और क्वेश्चन आ रखा है। देखिए, ये क्वेश्चन है आपका स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप के ऊपर। ठीक है, अब इसमें पूछा है जो आपका स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप है वो क्या प्रेडिक्ट करता है। ठीक है, तो आपको मेनली पता होना चाहिए कि जो स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप है ये मॉडल किसने दिया था, आपके हम्बोल्ट ने। हम्बोल्ट, ठीक है, एक साइंटिस्ट थे हम्बोल्ट। और आप ये भी जानते होंगे, एक हम्बोल्ट आपके जो ओशियनोग्राफी, अगर आप अर्थ जियो साइंस वाला पोर्शन पढ़ते हो तो आपके हम्बोल्ट क्या था, आपके एक करंट है। ठीक है, ओशियन करंट है हम्बोल्ट। हम्बोल्ट या इसको पेरू करंट भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो आपके कोल्ड करंट होती है, पेरू करंट है हम्बोल्ट करंट। जो कोल्ड करंट है ओशियन करंट। और अब मैं थोड़ा उधर डीप में चला गया, कोई नहीं। तो हम्बोल्ट नाम के साइंटिस्ट ने आपके ये स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप है इसको प्रेडिक्ट किया था। और इसमें मेनली बताया क्या था, इसमें बताया था जो नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स और साइज ऑफ स्पेसिफिक एरिया ऑफ इनलैंड। तो आपके जो नंबर ऑफ स्पीसीज और उस एरिया का साइज, जो लैंड होता है जहाँ उनका हैबिटेट होता है, इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है, उनके बीच में जो कंसेप्ट था वो आपके हम्बोल्ट ने प्रपोज किया था। अब इसका ऑप्शन थर्ड है, ये करेक्ट आंसर है, कि मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड टू बी सैंपल टू एन्यूमरेट। ठीक है, कोई भी सैंपल है इनको गिनने के लिए जो मिनिमम
एरिया एनुमरेट मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट इन द एसोसिएशन इकोसिस्टम अंडर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो आप ये याद रखना, ये इसकी स्टेटमेंट है। इन फ्यूचर आपको मे भी ये पूछ ले, अगर ये स्टेटमेंट दे दे क्वेश्चन के अंदर और आपको पूछ ले कि ये किसने प्रपोज की थी, तो आप याद रखना स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप मॉडल है, उसकी ये स्टेटमेंट है और प्रपोज बाय द हम्बोल्ट। ठीक है, तो ये सारा कंसेप्ट था इस क्वेश्चन के इर्द गिर्द। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन से, रिमोट सेंसिंग। ठीक है, हर साल किस न कुछ पूछता रहता है रिमोट सेंसिंग एकदम, लेकिन इसका वेटेज काफ़ी कम हो चुका है, लेकिन क्वेश्चन आता है, एक एक ना एक क्वेश्चन आता है हर बार। इस बार भी ये क्वेश्चन आया है वेवलेंथ से रिगार्डिंग। तो आपको मेनली पता होना चाहिए कि वेवलेंथ होता क्या है, ठीक है, और बैंड क्या होता है। सबसे बेसिक कंसेप्ट यही है कि वेवलेंथ क्या होता है और बैंड क्या होता है। तो बैंड क्या होता है, आप ध्यान दीजिए। देखिए बैंड की जो डेफिनेशन है ध्यान से सुनना, कि ये बैंड रिप्रेजेंट करता है रेंज ऑफ वेवलेंथ। ये वेवलेंथ की रेंज को रिप्रेजेंट करता है विद इन ए आपके जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है उसमें, दैट है सेंसर कैप्चर, जिसको आपके सेंसर कैप्चर करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को, और उसके अंदर जो पर्टिकुलर एक वेवलेंथ होती है, उसका जो रीजन होता है, उसकी रेंज होती है, वही आपका बैंड होता है। और दीज वेवलेंथ्स हेल्प करती है टू डिफरेंशिएट वेरियस सर्फेसेस फीचर बेस्ड ऑन द हाउ दे रिफ्लेक्ट और एमिट द रेडिएशन। ठीक है, कैसे वो रिफ्लेक्ट करती है या इमिट करती है या फिर वो एब्जॉर्ब कर लेती है। अगर आपको पता है, अगर कोई ब्लैक बॉडी होगी या फिर जो आपके एसफाल्ट है या जो भी कार्बन सूट्स पार्टिकल्स है, वो आपके जो रेडिएशन होती है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं उनको। जबकि और भी जो आपके स्नो होते हैं, जैसा कि मैंने जो आपके लास्ट क्लास ली थी 18 जून वाले पेपर के सॉल्यूशन में, उसमें आपने पढ़ा होगा एल्बिडो का कंसेप्ट। ठीक है, एल्बिडो, उसमें मैंने बताया था जो रिफ्लेक्टेंस और एमिटेंस और आपके जो एब्जॉर्बेंस है उनका क्या रेशियो होता है। तो बैंड के अंदर आपके जो ये मेनली ये चीज़ें डिस्कस की जाती है। और आपका जो वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ इसको मेजर करता है आपके माइक्रोमीटर में मेनली। और वेवलेंथ डिटरमाइन करता है व्हाट टाइप ऑफ लाइट और एनर्जी ए सेंसर कैप्चर, सेंसर ने कौन से टाइप की एनर्जी लाइट को कैप्चर किया है। और द शॉर्टर वेवलेंथ्स द क्लोजर इट टू विजिबल लाइट्स लाइक ब्लू और ग्रीन। ठीक है, इनकी जो वेवलेंथ होती है वो कम होती है, जबकि जो लॉन्गर वेवलेंथ इंक्लूड्स इंफ्रारेड एंड थर्मल रेडिएशन, जिसकी जो आपके रेड के आसपास होता है उनकी जो लेमडा होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, जो आईआर का रीजन होता है आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो स्पेक्ट्रम है उसका क्या है मामला। जो आपके विजिबल रेंज है आपको पता होगा विबग्योर मेनली। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक जाते हैं तो वेवलेंथ आपकी बढ़ती है, बट एनर्जी इधर से इधर आते हैं तब बढ़ती है। ठीक है, तो आपके जो रेड रीजन है और वॉयलेट रीजन है, इन दोनों का आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में देखिए, ये क्वेश्चन था, अब ऐसा ही क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछ रखा है। प्रीवियस ईयर में अब सबसे पहले मैं बताता हूँ ये सारे के सारे बैंड है। अब इस टेबल से जो भी आपके अगर बैंड से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा वो इससे सॉल्व हो जाएगा। मेनली इसमें देखिए आप कितने बैंड है, टोटल आपके 8 बैंड दे रखे हैं। बैंड जैसे कि मैंने बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में उसकी जो पर्टिकुलर वेवलेंथ का जो रेंज होता है वही आपका बैंड होता है। ठीक है, अब बैंड 8 बैंड दे रखे हैं इसमें। सबसे पहले बैंड आता है आपका ब्लू। ठीक है, ब्लू बैंड है, ब्लू बैंड की वेवलेंथ है वो कम होती है। ठीक है, इसकी लेमडा है यहाँ कम है, और देखिए यहाँ पर वेवलेंथ है, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वहाँ पर आपका वेवलेंथ है उसका वैल्यू बढ़ता जाएगा। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था जो रेड रीजन है उसका वेवलेंथ है ज़्यादा होता है। अब इनका जो मेन एप्लीकेशन है वो आपको याद होना चाहिए। अब ब्लू रीजन का जो बैंड है उसकी वेवलेंथ 0.45 है टू 0.52। ठीक है, अब इसका जो मेनली एग्जांपल देखें तो हम इसका एप्लीकेशन है आपके बेथीमेट्रिक मैपिंग। बेथीमेट्रिक आपको पता होगा जो ओशन सरफेस होती है उनकी स्टडी को बेथीमेट्री कहते हैं। और जो डिस्टिंग्विश करता है सॉइल फ्रॉम द वेजिटेशन एंड डेसिडुअस फ्रॉम द कॉनिफरस वेजिटेशन। ठीक है, आपका जो फॉरेस्ट कवर्स है, वेजिटेशन कवर है, उनको मेजरमेंट करने के लिए और बेथीमेट्रिक मैपिंग करने के लिए आपका ब्लू बैंड रिक्वायर्ड होता है। सेकंड बैंड है आपका ग्रीन बैंड। ग्रीन बैंड की जो वेवलेंथ रेंज है 0.52 से लेकर 0.60। ठीक है, और ये आपकी जो वेवलेंथ है इसका जो पैरामीटर है, ठीक है, यूनिट, वो आपका माइक्रोमीटर में दे रखी है। ये एम्फेसाइज करता है पीक वेजिटेशन विच इज़ यूजफुल फॉर द असेसिंग प्लांट फिगर। ठीक है, आपका जो डेंस कैनोपी रीजन होता है उसको मेजर करने के लिए आपके जो ग्रीन बैंड होता है वो रिक्वायर्ड होता है। और ग्रीन बैंड आपको पता है जिसमें क्लोरोफिल ज़्यादा होता है वो उसको वापस ग्रीन लाइट को वो रिफ्लेक्ट कर देता है। थर्ड बैंड आपका रेड बैंड है जिसकी आपके वेवलेंथ रेंज 0.63 लेकर के 0.69 है, जो डिस्क्रिमिनेट करता है वेजिटेशन स्लोप्स को। ठीक है, वेजिटेशन की स्लोप्स है, स्लोप के रिगार्डिंग आपका रेड बैंड होगा।
फिर आपके जो नियर इंफ्रारेड है NIR बैंड है 0.77 से लेकर के 0.90, जो एम्फेसाइज करता है बायोमास कंटेंट एंड शोर लाइन्स। ठीक है, मेनली याद रखना आप शोर लाइन्स, जो ओशन के पास में जो कोस्ट लाइन्स होती है शोर लाइन्स, ठीक है, उनको मेजर करने के लिए, और एम्फेसाइज करता है बायोमास कंटेंट इन द ट्रीज एंड फॉरेस्ट कवर्स। ठीक है, जो आपका बायोमास कंटेंट होता है उसको। फिर आपके जो शॉर्ट वेवलेंथ है, जो IR है, इंफ्रारेड है, शॉर्ट वेवलेंथ, इसकी एनर्जी होगी आपके ज़्यादा बट वेवलेंथ होगी इसकी कम। तो आपका ये हो गया, इसका रेंज है आपका 1.55 से लेकर के 1.75, और ये डिस्क्रिमिनेट करता है मेनली मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल एंड वेजिटेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप। ठीक है, जो पेनेट्रेट थिन क्लाउड्स को पेनेट्रेट कर सकता है। 1.55 से लेकर के 1.75 माइक्रोमीटर है। और बैंड 6 है जो आपका थर्मल इंफ्रारेड बैंड है। इसकी देखिए आप वेवलेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है, इसका मतलब इसकी एनर्जी कम होगी, और थर्मल मैपिंग में मेनली यूज होता है और एस्टिमेट करता है सॉइल मॉइस्चर। ठीक है, और शॉर्ट वेवलेंथ जो इंफ्रारेड है वो आपका 2.09 2.35 है। देखिए ये बैंड 5 और 7 ये दोनों आपके शॉर्ट वेव IR के हैं। ये हाइड्रोथर्मली एल्टर्ड रॉक्स एसोसिएट विद द मिनरल डिपॉजिट्स। अब जैसा कि ये आपका ये क्वेश्चन पूछ रखा है, ये देखिए यहाँ पर मिनरल्स एंड रॉक टाइप्स है, तो ये इसका होगा D1, डी का 1 होगा, तो आपका ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाता है। यहाँ पर इसका ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। अब जो लास्ट बैंड है आपका बैंड 8 पेनक्रोमेटिक, जो लैंडसेट 7 में लगता है। अब पेनक्रोमेटिक बैंड है वो आपके जो मल्टी स्पेक्ट्रल बैंड होता है, मल्टी स्पेक्ट्रल बैंड, ठीक है, उससे एडवांस होता है। एडवांस कौन सा होता है आपका? पेनक्रोमेटिक बैंड। ठीक है, कलर चेंज कर लेता हूँ आपके लिए पेन का। अब पेनक्रोमेटिक बैंड है, ये मेनली आपके जो रिजोल्यूशन होता है इसका ब्लैक एंड वाइट फॉर्म में ही दिखता है आपको, तो आप याद रखना ये चीज़। और ये आपके कौन सी सैटेलाइट है? लैंडसेट 7 सैटेलाइट है, उसमें इम्प्लांट है ये थर्मल सेंसर। ठीक है, और इसका जो वेवलेंथ का रेंज है 0.52 से लेकर के 0.9, और ये 15 मीटर का रिजोल्यूशन शो करता है, शार्पर इमेज डेफिनेशन। ठीक है, और जो इसकी जो इमेज की डेफिनेशन होती है वो एडवांस होती है विद कंपेरिजन टू द मल्टी स्पेक्ट्रल बैंड। तो आप याद रखें ये सारी की सारी वेवलेंथ की रेंजेस है। और ये और बाकी ऑप्शन देख लेते हैं, तो आपके जो 0.52 से लेकर के 0.6 ये है, तो इसका आपका होगा टू वेजिटेशन विगर। जैसा कि देखो ये था यहाँ पर असेसिंग प्लांट विगर। ठीक है, वेजिटेशन विगर असेसमेंट है। फिर आपका जो सोइल मॉइस्चर है उससे रिलेटेड हम देखें तो बी का हो गया यहाँ पर थर्ड। ठीक है, सोइल मॉइस्चर है, सोइल मॉइस्चर कंटेंट है, वो इससे रिलेटेड आपके 1.55 से लेकर के 1.75। देखिए यहाँ पर सोइल एंड वेजिटेशन पेनेट्रेट्स। ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सोइल एंड वेजिटेशन बोथ। फिर आपका ये जो सी है ऑप्शन, वो थर्मल मैपिंग में यूज होता है। मैंने बताया था ये इसकी वेवलेंथ की रेंज बहुत ज़्यादा, इसका मतलब इसकी एनर्जी वो कम होती। ठीक है, तो आप ये याद रखना ये सारी की सारी टेबल, और ये जो सारा कंसेप्ट है मेनली बेंड क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है, ये अगर आपको ये चीज़ें पता नहीं होगी तो आप नहीं समझ पाओगे ये टेबल क्या है, क्या बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आएगा, मेरा बकना फालतू हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए मेनली बेंड क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है। ठीक है, क्योंकि नहीं बच्चे होते हैं उनको पता नहीं होता, जो बिल्कुल एकदम कोर्स में नहीं होते तो उनको आइडिया नहीं होता इन चीज़ों का। ठीक है, अब देखिए आपके प्रीवियस ईयर में भी ये क्वेश्चन आ रखा है। ये आपके क्वेश्चन आया था आपके जो मार्च का पेपर हुआ था 2023 में कंडक्ट, जो कि आपके 2022 का दिसंबर का साइकिल था, उसमें ये क्वेश्चन आ रखा था। सेम टू सेम यही चीज़ें थी, आपको वेवलेंथ थी, उनको मैच ऑफ द फॉलोइंग में क्वेश्चन था। तो आपको पता होना चाहिए वेजिटेशन का बायोमास है, उसकी वो वेवलेंथ की रेंज है वो 0.52 से लेकर के 60 है। और जो आपका टर्गिडिटी है, जो प्लांट लीव्स में टर्गिड होता है, आपको पता है टर्गिड क्या होता है? टर्जिडिटी शो करती है जो आपका सेचुरेशन होता है वाटर का, मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस एक लीफ के द्वारा जो पानी का होता है मॉइस्चर कंटेंट का, वो उस टर्गिडिटी को मेजर करने के लिए जो वेवलेंथ की बैंड होती है वो आपका 0.63 से लेकर के 0.69 है। फिर आपका जो ग्रीन रिफ्लेक्टेंस है वो 0.76 से लेकर के 0.90, इसमें आपका रोल होता है मेनली क्लोरोफिल का। ग्रीन रिफ्लेक्टेंस ऑफ द हेल्दी वेजिटेशन, इसमें क्लोरोफिल जो आपका एक पिगमेंट है, ठीक है, नेचुरल पिगमेंट इन प्लांट्स। ठीक है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पिगमेंट जो कि रिक्वायर्ड होता है आपके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, इसका मेनली रोल होता है।
तो आप मुझको कमेंट सेक्शन में बताना। जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो आपकी क्लोरोप्लास्ट है, मेनली इसका जो ऑर्गेनिज्म है। और ठीक है, सेल ऑर्गेनिल्स है वो क्लोरोप्लास्ट है। अब क्लोरोप्लास्ट में कौन से रीजन में आपके लाइट रिएक्शन होती है और कौन से रीजन में आपके डार्क रिएक्शन होती है, ये आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताना प्लीज़। ठीक है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो पूरा देखना और इसका आंसर देना, नहीं तो मत देखना। अब हेल्दी वेजिटेशन का जो बैंड होता है आपका 1.55 से लेकर के 1.75 के बीच में होता है। ठीक है, तो आप याद रखना ये चीज़ें, एब्जॉर्बेंस बैंड ऑफ द हेल्दी वेजिटेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगेन जो मैंने बताया था, ये 18 जून को जो आपका पेपर हुआ था नेट वाला, जो कैंसर एग्जाम, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा था कि आपका जो मिनिस्ट्री के द्वारा ऑटोमेटेड द प्रोसेस ऑफ एनवायरमेंटल क्लियरेंस है, उसके लिए आपका कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो आपको पता है इसका आंसर है आपका परिवेश पोर्टल। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पता चल गया है, मैंने 2 बार बता दिया, पिछली क्लासेज में भी बता दिया, अब इस क्लास में भी बता रहा हूँ। परिवेश पोर्टल आपको पता चल गया, अच्छी बात है। अब हमारे काम की चीज़ें ये थी। ठीक है, इन फ्यूचर अगर आपको इनमें से अगर क्वेश्चन देखने को मिले तो आपको ये पता होना चाहिए ये सारी चीज़ें क्या है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, इनको मैंने इसी ऑर्डर में अरेंज कर दिया है, इनके जो लॉन्च ईयर है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं तो एनवीएस की। एनवीएस क्या होता है? एनवीएस होता है आपका जो एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है एनवीएस की। ये आपका एक नेटवर्क है, इंफॉर्मेशन हब्स दैट कलेक्ट करता है, स्टोर करता है, डिस्ट्रीब्यूट डाटा ऑन द वेरियस एनवायरमेंटल टॉपिक्स। ठीक है, और इसकी प्राइमरीली इन द इंफॉर्मेशन पोर्टल जो कि सपोर्ट करता है रिसर्च को, एजुकेशन को और डिसीजन मेकिंग इन द एनवायरमेंटल सेक्टर्स। ठीक है, एनवायरमेंटल मैटर्स है इनके अंडर जो भी डाटा होता है, इनकी रिसर्च और एजुकेशन डिसीजन मेकिंग के लिए जो यूज होता है। ठीक है, उन सारे डाटा को मैनेज करना, उनको कैसे सपोर्ट करना, ये सारी चीज़ें इसमें एनवीएस के अंडर आती है। ठीक है, और इसका जो मेनली इसको प्रपोज कब किया गया था? 1982 में। याद रखना आप, एनवीएस काफ़ी पुराना है। ठीक है, फिर आपका जो सेकंड है, बात करें तो ये पोर्टल कौन सा है? ई ग्रीन वॉच। ठीक है, ये आपका एक ऑनलाइन पोर्टल है जो कि मॉनिटर करता है, ट्रैक करता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट। एफॉरेस्टेशन क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा आपके पेड़ लगाना, प्लांटेशन ड्राइव्स चलती रहती है, आपको पता है अक्रॉस द वर्ल्ड और अपने पूरे कंट्री में भी। जो गवर्नमेंट फंडेड जो प्लांटेशन प्रोजेक्ट होते हैं, वो प्रोजेक्ट नहीं जो 5 जून को आपको पता है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में एक खड्डा खोद के पेड़ लगा के फोटो खिंचा ली, वो नहीं होता। लेकिन गवर्नमेंट फंडेड भी प्लांटेशन प्रोग्राम चलाए जाते हैं। ठीक है, तो उनको मॉनिटर करने के लिए आपके ई ग्रीन वॉच है, उसका फॉर्मेशन किया गया था। ठीक है, जो इंश्योर करता है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट्स। इसको लॉन्च कब किया गया था? आपके 2012 में। ठीक है, याद रखना आप चीज़, 2012 में। फिर हम नेक्स्ट बात करें तो परिवेश पोर्टल आ गया आपका अगेन। परिवेश पोर्टल है, अब इसका परिवेश पोर्टल आपको पता चल गया, ये इसी क्लियरेंस के लिए। ठीक है, एनवायरमेंटल क्लियरेंस के लिए। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है? प्रोएक्टिव एंड रेस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन। ठीक है, बाय द इंटरेक्टिव विटर्स एंड एनवायरमेंटल सिंगल विंडो हब। ठीक है, सिंगल विंडो हब है, इज द वेब बेस्ड एप्लीकेशन जो कि लॉन्च की गई थी आपके मिनिस्ट्री के द्वारा। ऑटोमेट करता है द एंटायर प्रोसेस ऑफ एनवायरमेंटल क्लियरेंस, फॉरेस्ट क्लियरेंस और वाइल्ड लाइफ रिलेटेड क्लियरेंस। ठीक है, कोई भी टाइप का प्रोजेक्ट हो आपका, वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड हो, फॉरेस्ट से रिलेटेड हो, और कोई भी एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट जो कि आपके हार्म कर सकता है एनवायरमेंट को, तो उसके लिए आपको सबसे पहले इसी रिक्वायर्ड होता है, एनवायरमेंटल क्लियरेंस सर्टिफिकेट। ठीक है, तो उसको आप अगर ऑनलाइन ऑनलाइन है ना, इसका रजिस्ट्रेशन आपका परिवेश पोर्टल पर होता है। ये अलो करता है प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट टू सबमिट देयर प्रपोजल ऑनलाइन एंड ट्रैक देयर प्रोग्रेस थ्रू द वेरियस स्टेजेस ऑफ द अप्रूवल प्रोसेस। ठीक है, और आपका परिवेश पोर्टल लॉन्च किया गया था आपका 2018 में। याद रखना आप, 2018 में इसको लॉन्च किया गया था। फिर नेक्स्ट आपका दे रखा है इसमें EIACP। ACP इसका फुल फॉर्म क्या है? एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन अवेयरनेस कैपेसिटी बिल्डिंग एंड लेवलीहुड प्रोग्राम। ठीक है, मेनली ये प्रोग्राम है, ये इनिशिएटिव है, ये भी आपका मिनिस्ट्री का है, जो एम करता है क्रिएटिंग अवेयरनेस और बिल्डिंग कैपेसिटी ऑन द एनवायरमेंटल इश्यूज। और इट इज़ ऑल्सो हेल्प टू डिससेमिनेट इंफॉर्मेशन ऑन एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड पॉलिसीज। और ये आपका रिसेंटली आपके 2019 में इसको लॉन्च किया गया था, EIACP। और इसका जो पार्टनर है मिनिस्ट्री के साथ में, आपका जो वाइल्ड लाइफ बोर्ड है देहरादून में। ठीक है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, WII। ठीक है, इसके कोलेब्रेशन में इसको चलाया जाता है। ठीक है, EIACP को। तो आप ये सारी जो चारों पोर्टल्स हैं इनको याद रखना है, ये स्कीम्स जो भी मिनिस्ट्री की
क्या पता आजकल वैसे भी यूजीसी नेट में ऐसे क्वेश्चन पूछने लग गए हैं अलग अलग टाइप के करंट अफेयर से रिलेटेड, तो आपको याद रखना है। क्या पता आपके दिसंबर के एग्जाम से पहले अगर इन तीनों चारों में से अगर कोई भी न्यूज़ में रहा तो वापस आपके ये क्वेश्चन रिपीट होने की, इन चारों में से कोई भी टॉपिक है वो रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सेक्शन से पूछा है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सेक्शन से भी इस बार भी आपके 2 सितंबर को पेपर हुआ था, उसमें अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे हैं इसने, एनटीए ने। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉसिबल ऑप्शन फॉर द परपेचुअल स्टोरेज ऑफ हैजार्डस वेस्ट। ठीक है, इसमें आपको सिंपल सा पूछा है कि आपके स्टोरेज के लिए कौन सा पॉसिबल ऑप्शन नहीं है हैजार्डस वेस्ट के स्टोरेज के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हैजार्डस वेस्ट क्या होता है। हैजार्डस वेस्ट आपको सबको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। जो भी आपके नहीं बचे ध्यान से सुनना। ऐसा वेस्ट जो आर सी आर ए एक्ट है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ये इसको लीगलाइज किया गया था 1985 में। ठीक है, इसके अंडर 4 कैटेगरीज है। ठीक है, अगर वो वेस्ट इन चारों कैटेगरी के अंडर आता है तो आपका हजार्डस वेस्ट होगा। ठीक है, इसमें सबसे पहले आता है आपका इग्निशिबिलिटी। ठीक है, देन अगेन आता है आपका रिएक्टिविटी, फिर आता है आपका कोरोजिविटी। ठीक है, फिर आपका लास्ट में आता है टॉक्सिसिटी। तो अगर ये चारों कैटेगरीज फुलफिल करता है कोई भी वेस्ट तो वो आपका हजार्डस वेस्ट की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, आप याद रखना RCRA एक्ट है 1985 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, अब हजार्डस वेस्ट तो आपको पता चल गया, अब इसका स्टोरेज करना जरूरी है। ठीक है, तो अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सरफेस इम्पोर्टमेंट्स क्या होता है, फिर आपको पता होना चाहिए लैंडफिल क्या होता है, फिर ओशन एंड एटमॉस्फेरिक एसिमिलेशन क्या होता है, और वेस्ट फाइल्स क्या होता है। तो इसमें आपको पूछा है नोट कौन सा स्टोरेज के लिए सही नहीं है। ठीक है, जो यूज नहीं हो सकता, पॉसिबल ऑप्शन नहीं है। तो इसमें आपको देखने से पता चल रहा है जो आपके ओशन और एटमॉस्फेरिक एसिमिलेशन है, हजार्डस वेस्ट का हम ऐसे नहीं कर सकते इसमें। ये तो एकदम बिल्कुल सही आंसर इसका ऑप्शन थर्ड होगा। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए ये बाकी जो 3 ऑप्शन है वो क्या क्या चीज़ है। अब मैं बताता हूँ आपको, ये सरफेस एम्पाउंडमेंट्स है। ये क्वेश्चन आपका मेनली इंस्पायर्ड था आपके दिसंबर वाले पेपर से, जो दिसंबर 2023 का जो साइकिल हुआ था उसमें आपके सरफेस इम्पोर्टमेंट से क्वेश्चन पूछा था। तभी मैं बोलता हूँ कि आपके जो यूजीसी नेट का पेपर है, अगर आपने उनके ढंग से पीवाईक्यू ही कर लिए अच्छे तरीके से एनालाइज विद ऑप्शंस, उस हर एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर करके अपने उसके आसपास जो सारी इन्फॉर्मेशन है बिल्कुल एकदम छान मार के अगर आपने उसको क्रिप्ट करके पढ़ लिया, अच्छे से रिवाइज कर लिया, तो आपका आराम से पेपर निकल जाएगा। इसमें देखिए, तो ये क्वेश्चन आपका यहीं से इंस्पायर्ड था। ये ऑप्शन भी अगर इसमें आया है तो सरफेस इम्पोर्टमेंट्स का ये रिलेटेड ये क्वेश्चन आपका आ रखा था दिसंबर 2023 में। अब लैंडफिल में भी आपके स्टोरेज करते हैं। ठीक है, सरफेस इम्पोर्टमेंट्स आपके मेनली यूज करते हैं जो लिक्विड हजार्डस वेस्ट होता है। कौन सा? लिक्विड हजार्डस वेस्ट, उनके लिए यूज करते हैं सरफेस इम्पाउंडमेंट्स को। लैंडफिल आपको पता है आपके जो सॉलिड वेस्ट होते हैं म्यूनसिपल, ठीक है, जिसमें हजार्डस नॉन हजार्डस सारे वेस्ट होते हैं, तो उनके लिए लैंडफिल मेथड होता है। और इसमें 2 टाइप के होते हैं आपके, एक होता है सैनिटरी लैंडफिल, एक होता है आपका सिक्योर्ड लैंडफिल। ठीक है, सैनिटरी लैंडफिल आपका मेनली जो सॉलिड वेस्ट होता है म्यूनसिपल वेस्ट होता है उसके लिए होता है, जबकि सिक्योर्ड वेस्ट सिक्योर्ड लैंडफिल है वो आपके हजार्डस वेस्ट होता है उसके लिए होता है, क्योंकि ये सिक्योर्ड होता है काफ़ी। ठीक है, और इनमें जो क्ले और जियो मेम्ब्रेन बेंटोनाइट क्लेज उनकी लेयर लगाई जाती है बॉटम्स में, ताकि आपका जो वेस्ट का लीचेट होता है वो आपके ग्राउंड वाटर के साथ पेनिट्रेट करके उनके साथ मिक्स ना हो, उनको कंटामिनेट ना करे। ठीक है, तो आप याद रखना ये चीज़ें। लैंडफिल और वेस्ट पाइल्स है वो आपके मेनली यूज करते हैं आपके कंपोस्टिंग में। ठीक है, पाइल्स मेथड कंपोस्टिंग में। कंपोस्ट का भी आगे एक क्वेश्चन दे रखा है, देखिए ये नीचे वाला। ठीक है, इसको भी डिस्कस करेंगे हम। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, ओशन एंड एटमॉस्फेरिक सिमुलेशन। अब ये जो क्वेश्चन दे रखा है सरफेस इन्फॉर्मेंट्स वाला, ये हम करते हैं थोड़ा, इसको जूम कर लेता हूँ मैं। अब ये क्वेश्चन आपका लिक्विड हजार्डस फेज से पूछा था, कि इसमें पूछा था आपको कि कौन सी प्रोसेस है वो इसके अंडर होती है, कौन सी नहीं होती है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन बोल रहा है कि जो सरफेस इम्पाउंडमेंट्स है आर एग्जीक्यूटेड एरिया विच आर यूज टू स्टोर लिक्विड हजार्डस वेस्ट, विच ऑफ द प्रोसेस इज नॉट अप्लाइड इन द सरफेस इम्पाउंडमेंट्स। तो इसमें कौन सी प्रोसेस इसमें नहीं होती है? तो न्यूट्रलाइजेशन इसका पार्ट है, प्रिसिपिटेशन है, सेटलिंग है, बट इवेपोरेशन इसमें नहीं आता। ठीक है,
तो इसमें कौन कौन सी प्रोसेस होती है? जो ट्रीटमेंट थ्रू द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन करते हैं इसमें, फिर आपके प्रेसिपिटेशन होता है, फिर सेटलिंग, फिर होता है आपका बायोडिग्रेडेशन, ठीक है, बायोडिग्रेडेशन। ये 4 प्रोसेस है, आप इसे याद रखना, NPSB, न्यूट्रलाइजेशन, प्रेसिपिटेशन, सेटलिंग और बायोडिग्रेडेशन इन द सरफेस इंपॉन्डमेंट्स, ठीक है। और सरफेस इंपॉन्डमेंट्स आर द फैसिलिटीज दैट होल्ड करता है लिक्विड वेस्ट और वेस्ट कंटेनिंग फ्री लिक्विड इन नेचुरल और मैन मेड, ठीक है, डिप्रेशंस, ठीक है, और डाइक्ड एरियाज सिमिलर टू द लैंडफिल सेल्स। जैसे आपके लैंडफिल्स की सेल्स होती है, ये पूरा लैंडफिल्स हो गया, इसमें आपको पता है ये अलग अलग टाइप से सेल्स बनी होती है लैंडफिल्स में, जिसमें आपके हर टाइम एक बार वेस्ट को डंप किया और उसको कवर कर दिया, तो ऐसे ये सेल्स के फॉर्म में आपका लैंडफिल डिजाइन होता है। ऐसे ही आपका एक पर्टिकुलर सेल की तरह ही आपके सरफेस इम्पॉन्डमेंट्स होते हैं, बट आर यूज फॉर द लिक्विड वेस्ट, ठीक है, मेनली, बट ये यूज करते हैं हम लिक्विड वेस्ट के लिए, यूजुअली लाइंड विद द अर्थर और मैन मेड मटेरियल टू प्रिवेंट लीकेज, ठीक है। इसमें भी आपके लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए अर्थन या मैन मेड मटेरियल उसका यूज करते हैं, यूज टू स्टोर इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर और स्लज। मेनली इसका यूज होता है आपका जो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर होता है, जिसमें आपका लिक्विड वेस्ट होता है, लिक्विड वेस्ट जो कि हजारडस होता है, ठीक है, उसके स्टोरेज के लिए आपके सरफेस इंपॉन्डमेंट्स हैं उनका यूज किया जाता है। तो आप ये सारी चीजें याद रखना, इन फ्यूचर अगर क्वेश्चन आए तो। अब आपका आ गया ये मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन कंपोस्ट टॉपिक से। कंपोस्ट से रिलेटेड आपका 18 जून को जो पेपर हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, याद रखना है। आपको बताना है इसमें करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कंपोस्ट क्या होता है, ठीक है। कंपोस्ट होता है आपका कंपोस्ट कंपोस्ट आपका जो बायोडिग्रेडेड फॉर्म है ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है, उसकी बायोडिग्रेडेड फॉर्म है, वो आपकी होती है कंपोस्ट। ऑर्गेनिक मैटर मेनली याद रखना आप, ऑर्गेनिक वेस्ट है उसका ही जो बायोडिग्रेडेबल फॉर्म होता है वो आपका कंपोस्ट होता है। अब कंपोस्ट है वो बनता कैसे है? मेनली फ्रॉम द कंपोस्टिंग प्रोसेस, कंपोस्टिंग है, ठीक है, कंपोस्टिंग से बनता है। अब कंपोस्टिंग क्या होता है? ये आपका बायोलॉजिकल मेथड होता है फॉर डीकम्पोजिंग सॉलिड वेस्ट। अब सॉलिड वेस्ट में इसमें मेनली आपका जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसको डीकम्पोज करने के लिए बायोलॉजिकल मेथड जिसका यूज करते हैं वो आता है आपका कंपोस्टिंग के अंडर। अब इसमें कौन कौन से जो बैक्टीरियाज है वो इन्वॉल्व होते हैं? आपके मेनली जो आपके सबसे पहले आपके मेसोफिलिक बैक्टीरियाज होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। फिर जब ओवर द टाइम इसका टेम्परेचर है अंदर से वो बढ़ने लगता है कंपोस्टिंग प्रोसेस का, तो आपके बैक्टीरियाज है वो थर्मोफिलिक बैक्टीरियाज वो एक्शन में आ जाते हैं और मेसोफिलिक जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको रिप्लेस कर देते हैं। अब कंपोस्टिंग की जो प्रोसेस है उसकी जो जनरल रिएक्शन है वो आपको बताता हूँ मैं। आपका मेनली आपका जो बायोमास मटेरियल है प्लस में आपके जो ऑक्सीजन है, ये हो गई आपके एरोबिक रिएक्शन। अब ये रिएक्ट करके ये आपके CO2 गैस है वो रिलीज करेंगे, साथ में थोड़ा वाटर का फॉर्मेशन होगा और आपके साथ में निकलेगा ऑर्गेनिक मैन्योर, ठीक है, मैन्योर बनता है, ये ऑर्गेनिक मैन्योर है जो कि आपके इसका सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको अगर इन फ्यूचर पूछे तो जो ऑर्गेनिक मैन्योर होता है कंपोस्ट, इसी को मेनली आपके कंपोस्ट कहते हैं। ये आपके इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। क्या क्या इम्प्रूव करता है? आपका जो सोइल है उसका टेक्सचर, ठीक है, सोइल का टेक्सचर हुआ, सोइल का वाटर कैपेसिटी है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उसको इम्प्रूव करता है। आपके जो सोइल की स्ट्रक्चर है उसका एरेशन प्रोसेस है उसको इम्प्रूव करता है। और आपकी जो बफर कैपेसिटी होती है पीएच को रजिस्ट करने की सोइल की, उसको भी बूस्ट करता है आपका ये कंपोस्ट या ऑर्गेनिक मैन्योर है। बाय द प्रोसेस ऑफ कंपोस्टिंग के थ्रू ये बनता है, ठीक है। तो अब आइए आप क्वेश्चन पर। और कंपोस्टिंग के आपके दो अलग अलग मेथड भी होते हैं, एक होता है आपका इंडोर मेथड, ठीक है, और एक होता है आपका बेंगलोर मेथड। इंडोर मेथड आपका एरोबिक होता है और ये बेंगलोर मेथड आपका एनारोबिक होता है। तो आप ये चीज़ें याद रखना। और नेक्स्ट अगर कहीं वीडियो में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो मैं इन दोनों मेथड को, इंडोर और बेंगलोर मेथड है, इनको और डिटेल में एक्सप्लेन करवा दूंगा, ठीक है। मेनली इस क्वेश्चन पर आते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है। तो कंपोस्ट इज ए ह्यूमस लाइक मटेरियल, ये एकदम करेक्ट बात है क्योंकि ये ऑर्गेनिक मैटर से ही बनता है। फिर बायोडिग्रेडेशन प्रोसेस ड्यूरिंग कंपोस्टिंग इज एंडोथर्मिक, ऐसा नहीं है, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस नहीं होता, ये आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है।
आपके जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो उसका ऑक्सीडेशन होता है अगर कंपोस्टिंग प्रोसेस में, तो आपके मेनली CO2 बनती है और साथ में हीट भी रिलीज होती है। ठीक है, हीट रिलीज होती है, तो इसीलिए ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। देखिए यहाँ पर मैं हाईलाइट करके लिख देता हूँ, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, ये एंडोथर्मिक नहीं होती, तो आपका बी ऑप्शन हो गया करेक्ट, इनकरेक्ट। तो बी ऑप्शन को अगर आप इनकरेक्ट करते तो आपका फर्स्ट ऑप्शन गया, सेकंड भी गया और फोर्थ गया, आपका थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी स्टेटमेंट सही होगी? ए होगी, फिर सी होगी, कंपोस्ट इंप्रूव करता है आपका सॉइल का स्ट्रक्चर, जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया था। देखिए, फिर आपका कंपोस्ट है डिक्रीज करता है मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी, ऐसा नहीं है डिक्रीज नहीं करता आपका, ये इंक्रीज करता है होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर कैपेसिटी। देखिए यहाँ पर ये मैंने लिखा है। फिर आपका कंपोस्ट इंक्रीज करता है बफरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, ये भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। तो आप बताना मेरे को कि आपको ये कंपोस्ट वाला टॉपिक कैसे लगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपके जो डिसइंफेक्शन की प्रोसेस थी उससे आपके जो 18 जून को पेपर हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। जैसा कि मैंने बताया था, इस पेपर से बहुत सारे कंसेप्ट रिपीट हुए थे एज इट इज। जो भी ये अगर पेपर करके गया था तो उसके तो भाई मौज बन गई, एटलीस्ट बहुत सारे मार्क्स गेन कर लिए होंगे उसने सितंबर वाले पेपर में। अब इस क्वेश्चन में आपको पूछा है जो क्लोरीनेशन प्रोसेस होती है वो मोस्ट कॉमन डिसइंफेक्शन प्रोसेस है, ठीक है, इन स्विमिंग पूल्स। और विच ऑफ द केमिकल कोज रेस्पिरेटरी एंड आई इरिटेशन अराउंड स्विमिंग पूल्स जो इमीडिएटली आफ्टर डिसइंफेक्शन प्रोसेस। ठीक है, आपके डिसइंफेक्शन प्रोसेस के बाद में इमीडिएटली आपके जो आई इरिटेशन और रेस्पिरेटरी रिलेटेड इश्यूज कोज करता है कौन? तो इसमें आपका आंसर होगा आपका क्लोरामीन्स। अब ये कैसे करता है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डिसइंफेक्शन प्रोसेस करते क्यों। अब डिसइंफेक्शन प्रोसेस आपका दो टाइप का होता है, एक होता है आपका प्राइमरी, एक होता है आपका सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब मेनली आप सुनना ध्यान से। अब प्राइमरी डिसइंफेक्शन है वो हम क्यों करते हैं? जो भी आपके वाटर में प्रेजेंट आपके जो पैथोजेंस होते हैं उनको खत्म करने के लिए। ठीक है, प्राइमरी डिसइंफेक्शन प्रोसेस करते हैं। फिर आपका जो सेकेंडरी डिसइंफेक्शन होता है वो जो आपके रेजिडुअल डिसइंफेक्शन है वो मेनली आपके जो और माइक्रोब्स बाकी रह गए उनकी जो रीग्रोथ होती है उसको रोकने का मेनली काम होता है आपके सेकेंडरी डिसइंफेक्शन प्रोसेस का। अब डिसइंफेक्शन की प्रोसेस है प्राइमरी सेकेंडरी तो मान लिया, अच्छी बात है, दो टाइप की होती है। अब इनमें कौन कौन से मेथड यूज किए जाते हैं? तो आपके जो मेन मेन मेथड्स है वो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले आपके यूज करते हैं हम फ्री क्लोरीन मेथड। फ्री क्लोरीन मेथड है ये, जिसमें आपके क्लोरीन आयन है उसका यूज करके हम पानी को डिसइंफेक्ट करते हैं। ये आपके पैथोजन को मारने का काम करता है। और ये जो आयन है ये आपका मेनली जनरेट होता है आपके जो हाइपोक्लोरस एसिड है इसकी डिसोसिएशन से। फिर आपके एक प्रोसेस होती है आपका ओजोन, ओजोन का भी यूज करते हैं बट ये थोड़ा कॉस्टली होता है तो इसीलिए इसका यूज करते नहीं, लेकिन ये काफ़ी एडवांस होता है। और इसमें जो आपके रेजिडुअल्स होते हैं सेकेंडरी डिसइंफेक्टेंट है, डिसइंफेक्टेंट इनका फॉर्मेशन नहीं होता, जबकि आपके जो फ्री क्लोरीन मेथड होता है इसमें आपके सेकेंडरी जो रेजिडुअल डिसइंफेक्टेंट होते हैं उनका फॉर्मेशन होता है, जो कि क्या है आपके क्लोरामीन्स ही है। क्लोरामीन्स आपके क्या है, एक तरह के जो हम कह सकते हैं कंबाइंड क्लोरीन्स, इनको और क्या बोलते हैं आपके कंबाइंड क्लोरीन्स, कंबाइंड क्लोरीन्स, जिसमें आपके कौन कौन से आते हैं? आपके NH2Cl हुआ, NHCl2 हुआ या NCl3 हुआ, ये सारे अब यही आपके कोच करते हैं आप इरिटेशन और रेस्पिरेटरी रिलेटेड इश्यूज। अब ओजोन के अलावा आपके यूज करते हैं ClO2 को, जो हाइपोक्लोराइड्स होते हैं, क्लोराइड्स होते हैं, इनका यूज करते हैं। फ्री क्लोरीन मेथड मेनली यूज में क्यों आता है? क्योंकि ये काफ़ी चीप होता है और इजी होता है, इजी प्रोसेस है, इसीलिए इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं और ये सस्ता भी होता है इसीलिए। अब इसका डिसएडवांटेज ये है कि क्लोरीन मेथड का हम यूज करते हैं अगर आपके जो वाटर है अगर उसमें ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है, उसका अमाउंट अगर ज़्यादा है तो क्या होगा, आपके बाई प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होगा, बाई प्रोडक्ट्स बनेंगे। कौन कौन से? जो डिसइंफेक्टेड बाई प्रोडक्ट्स बोलते हैं इनको, डिसइंफेक्टेड बाई प्रोडक्ट्स, DBP। जैसे आपके हुआ ट्राई हेलोमेथेन्स हुआ, क्लोरोफॉर्म्स हुआ CHCl3, फिर आपका हेलो एसिटिक एसिड हुआ,
इन सब का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो आपके क्लोरीन फ्री क्लोरीन मेथड है उसका डिसएडवांटेज है। तो आप याद रखना ये सारी चीज़ें मैंने बताई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये थोड़ा अटपटा सा क्वेश्चन था, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, लेकिन कोई नहीं, हम देखते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। आपको पूछा था कि जो आपका एब्जॉर्ब डोज ऑफ रेडिएशन है, डोज इन द एसआई यूनिट इज एक्सप्रेस्ड एच। तो ऐसे यूनिट बतानी थी आपको रेडिएशन डोज की, जो एब्जॉर्ब डोज होती है उसकी, ठीक है। आपका जो रेडिएशन होता है उसका ह्यूमन बॉडी पर कितना एक्सपोजर हुआ है, कितना एब्जॉर्ब किया है। तो उसका सिंपल सा आंसर था, अगर आपको पता होता तो आप कर देते, नहीं तो नहीं पता। इसका ग्रे होता है इसका आंसर। और इसकी एक और यूनिट है आपकी सीवर्ट, ठीक है। सीवर्ट देखिए यहाँ डिस्कस करा, देखिए ये मैंने कटआउट लगा रखा है सीवर्ट। सीवर्ट आपका ऐसा यूनिट ऑफ, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन द स्टोचेस्टिक हेल्थ रिस्क ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशंस, ठीक है। दो यूनिट थी आपके, एक तो थी सेवर्ट और एक थी ग्रे। तो इसमें सेवर्ट तो ऑप्शन में नहीं था, तो इसका आंसर आपका ग्रे होगा। अब ये डायरेक्ट यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट डोज और इफेक्टिव डोज, इक्विवेलेंट और इफेक्टिव दोनों डोज की होती है। अब मेजर करती है द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इन ए ह्यूमन बॉडी पर यूनिट मास, ठीक है। तो आप याद रखना 70 यूनिट के बारे में। इसमें देखिए आप दो यूनिट और दे रखी है, रोटेजन है, रेड है। बेक्रेल आपको पता है रेडियो एक्टिव डिके है, उसकी यूनिट है रेडियो एक्टिव डिके। जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है उसका डिसोसिएशन होता है, तो उसकी आपके यूनिट है बेक्रेल। अब रोटेगन क्या होता है? द रोटेगन इज डिफाइंड इन द टर्म्स ऑफ number of ionization produced in a given amount of air by the X and gamma rays। मेनली आप याद रखना इसमें X और गामा रेज है, उनके द्वारा ही अगर जो आयोनाइजेशन कोज किया गया है उसको मेजर करने के लिए आपके मेनली रोटेशन यूनिट का यूज करते हैं। एक्स रेज जनरेटेड बाय द इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन रेदर देन द न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। इसमें मेनली जो एक्स रेज है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन की वजह से जनरेट हुई है, उनको कंसिडर किया जाता है, ना कि जो न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन से जनरेट हुई है। और जो आपका रेड है, रेड यूनिट, इसका फुल फॉर्म क्या है? जो रेडिएशन एब्जॉर्बेंस डोज है यूनिट, इसका जो कोरिस्पेंड टू एन द एब्जॉर्प्शन ऑफ 100 अर्क्स। अर्क्स आपको पता है एनर्जी का यूनिट है, 100 अर्क्स ऑफ एनर्जी पर ग्राम ऑफ एनी सब्सटेंसेस आर यूज फॉर एनी रेडिएशंस। अब इसमें सारी रेडिएशन इंक्लूड होती है रेड्स, रेड के अंदर, रेड यूनिट में कौन सी आपकी अल्फा हुआ, बीटा हुआ, चाहे गामा हुआ या एक्स रेज हुआ, ये सारी की सारी। फॉर वाटर एंड सॉफ्ट टिश्यूज द रेड एंड रोटेजन्स आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल, ठीक है। आपके जो वाटर और सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं इन दोनों के लिए रोटेगन और रेड है, इन दोनों की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली सेम ही होती है। तो आप ये याद रखना, इसमें इसका आंसर होगा आपका ग्रे या सेवरेट, ठीक है, सेवरेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एनटी है, यूजीसी नेट की कैटेगरी में। ये क्वेश्चन एज इट इज आपका 18 जून को जो पेपर होता है उसमें भी पूछा था। देखिए जो एनवायरमेंटल मूवमेंट है आर करेक्टली रिटर्न विद प्लेस ऑफ ओरिजिन, ठीक है, करेक्टली बताना था कौन कौन से पेयर करेक्टली मैच्ड है। तो अपिको मूवमेंट आपको पता होगा केरल का नहीं है, ठीक है। केरल का होगा आपका साइलेंट वैली मूवमेंट, ये साइलेंट वैली मूवमेंट ये केरल का होगा। और जो अपिको मूवमेंट है वो होगा आपका कर्नाटक का। तो ए और ई इसमें नहीं आते, अगर ए और ई नहीं आते करेक्टली मैच, ए काटो यहाँ पर, ए यहाँ पर कटा और यहाँ पर ई आ रहा है तो ये भी कट जाता, सेकंड ऑप्शन आपका होता करेक्ट आंसर। सीधा सिंपल है। ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक, ठीक है, जो आपको एग्जाम में आपका टाइम बचाएगी और आपको मार्क्स भी दिलाएगी। अगर आपको, अगर क्वेश्चन में जो ऑप्शंस दे रखे हैं, अगर उनमें से अगर आपको एक दो ऑप्शन भी ढंग से पता होंगे तो एक बार आप ऑप्शन को एलिमिनेट करने की कोशिश करोगे तो क्या पता आपका आंसर आ जाए। नहीं तो तुक्का तो लगाना है ही, ठीक है। तुक्का तो बिल्कुल लास्ट ऑप्शन होता है जिस नेट में आप तुक्का लगा सकते हो, ये आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग वाला सिस्टम ही नहीं है। अब इसका डिसएडवांटेज भी है, एडवांटेज भी है, सारी बातें, हर चीज़ का आपका पता है, पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव, दोनों इफेक्ट होते हैं। चलिए अब विष्णु मूवमेंट है आपका 70s में हुआ था राजस्थान में, अमृता देवी विष्णु, याद रखना ये नाम, ठीक है, मेन लीड करेक्टर। फिर गंधमर्दन मूवमेंट है उड़ीसा में हुआ था मेनली 1983 में। फिर जंगल बचाओ आंदोलन 1982 में बिहार में हुआ था, जो कि मेनली आज के टाइम में झारखंड है, ठीक है, झारखंड में अगेंस्ट द माइनिंग प्रोजेक्ट।
माइनिंग प्रोजेक्ट था, उसके अगेंस्ट ये जंगल बचाओ आंदोलन हुआ था। चलिए मैं आपको और भी ये आपका जो 18 जून को पेपर हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा था कि एपिको मोमेंट इनको मैच करना था। एपिको मोमेंट आपका हुआ था मेनली शिमोगा डिस्ट्रिक्ट है आपके कर्नाटक में, वहाँ पर। फिर पलक्कड डिस्ट्रिक्ट आपका केरल में, सेव साइलेंट वैली मूवमेंट आपका ये हुआ 2 से कनेक्ट। फिर जंगल बचाओ आंदोलन ये हो गया आपका सिंहभूम। और चिपको मूवमेंट है वो आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड में। चिपको मूवमेंट आपको पता है 1973 में हुआ था। सुंदरलाल बहुगुणा इसके लीड करेक्टर थे, और एक और लीड करेक्टर थे आपके चंडी प्रसाद भट्ट। इसमें ये दोनों, सुंदरलाल बहुगुणा को पद्म विभूषण मिला था, पद्म विभूषण, ठीक है, याद रखना। चंडी प्रसाद भट्ट थे, इनको रमन मैग्सेसे अवार्ड, महात्मा गांधी पीस प्राइज, ये अलग अलग टाइप के इनको अवार्ड्स मिले थे। और वाटरमैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं आपके राजेंद्र प्रसाद को, वाटरमैन ऑफ इंडिया के बोलते हैं राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र पंचोरी है इनका नाम, ठीक है। जो कि आपके चलाते हैं तरुण भारत संघ, तरुण भारत संघ। मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ, ये आपका पीवाई क्यूज में क्वेश्चन आ रखा है। जो 18 जून को पेपर था उसमें एक्सप्लेनेशन में मैंने कवर कराया है ये पोर्शन, आप जाके चेक कर लेना उस वीडियोज में, ठीक है। और एक और आपका मैं बताता हूँ, जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है ये भी याद रखना आप, 1985 में हुआ था नर्मदा बचाओ आंदोलन। और इसमें जो मेन लीड करेक्टर लीडरशिप किसके हाथ में थी, मेधा पाटेकर, ठीक है, मेधा पाटेकर, तो आप याद रखना। और जो अप्पिको मूवमेंट है कर्नाटक में, इसमें जो मेन लीड कैरेक्टर थे वो पांडुरंगा, पांडुरंगा हेगड़े, हेगड़े। तो आप ये सारी इनकी जो लीडरशिप किनके हाथों में थी वो याद रखना, इनकी लोकेशंस याद रखना, और ये कब कब हुए थे, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगेन एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन पोर्शन से आया है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी एक्ट है, इसमें से बताना था जो पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्ट्रार है वो आपका किसका मेन फंक्शन है। सिंपल सी चीज़ पूछी थी, ठीक है। अगर आपने ये अगर एक जरा सा भी पढ़ा होता तो आप ये क्वेश्चन कर देते। पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है वो क्या है, क्यों आया, ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। अब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है 2002 में आया था इंडिया में, 2002 में। क्यों आया था, इसका जो मेन सोर्स ऑफ मोटिवेशन है वो आपका है रियो समिट, रियो समिट जो कि आपके हुई थी 1992 में, जिसको अर्थ समिट भी बोलते हैं। उसके थ्रू आपको पता है जो 3 कन्वेंशन थे वो हुए थे, यूएनएफ ट्रिपल सी, यूएनसीबीडी, ठीक है, कन्वेंशन ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। फिर आपका यूएनसीसीडी, कॉम्बैक्ट डेजर्टिफिकेशन वाला। तो जो आपका ये यूएनसीबीडी था, इसने इसमें जो आपके डिक्लेरेशन थे वो क्या थे कि जो यूएन से रिलेटेड जो सारे कंट्रीज हैं उनको अपने कंट्री के अंदर, अपने नेशन के अंदर बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड कोई ना कोई लीगल एक्शन लेना पड़ेगा और लो बनाना पड़ेगा, ताकि वहाँ पर प्रेजेंट जो अलग अलग टाइप की बायोडाइवर्सिटीज़ है, फ्लोरा फ्लोनास है, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, उनको कंजर्व किया जा सके टाइमली। तो इसी को देखते हुए हमारे इंडिया में इम्प्लीमेंट हुआ था आपका 2002 में बायोडाइवर्सिटी एक्ट। अब इस एक्ट को तो लेके आ गए थे। अब इसमें क्या हुआ था, 3 हियार की स्ट्रक्चर थी मेनली, ठीक है। मैं इसको उल्टा बना देता हूँ यहाँ पर ऐसे, ये आपका जो पिरामिड स्ट्रक्चर है मैं ऐसे डिज़ाइन कर देता हूँ ताकि आप भूलोगे नहीं, ये ऐसे, ताकि आपको पता रहेगा। ये इसका रहा टॉप, ये रहा यहाँ पर बॉटम, याद रखना। इसको याद भी ऐसे ही रखना। आपका जो सेंटर में सबसे पहले है, फिर बाद में स्टेट से रिलेटेड, फिर आपका हो गया लोकल लेवल अथॉरिटी। तो सेंटर पर आपका जो अथॉरिटी है वो किसके हाथ में, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, उसके हाथ में। फिर स्टेट में देखें तो आपका स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड का गठन किया गया था, मेनली जो स्टेट्स में रिलेटेड आपके बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड जो भी मैटर है उनको चेक करने के लिए। और लोकल लेवल पर आपके बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी है, उसका फॉर्मेशन किया गया था। तो आप याद रखना ये 3 बॉडीज़ हैं, इनका फॉर्मेशन किया गया था ड्यूरिंग एट द टाइम ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में, जब इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। और आपका जो ये पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर है ये आपका मेनली फंक्शन है
ऑफ बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी। अब पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर होता क्या है? ये रजिस्टर, ये एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा रजिस्टर है जो कि कहीं पर भी कोई लोकल एरिया है, ठीक है, लोकल एरिया, वहाँ की जो इकोलॉजी कैसी है, वहाँ पर जो स्पीसीज का डिस्ट्रीब्यूशन है, वहाँ पर जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, वहाँ पर प्रेजेंट जो फ्लोरा फोना की स्पीसीज है उनका क्या महत्व है, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, वहाँ के लोकल लोगों को पता होगा, तो उनको कंपाइल करके एक रजिस्टर में उनका डाटा तैयार किया जाता है, तो वही होता है आपका पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, ठीक है। और इसको मेनली मेंटेन कौन करता है, देखता कौन है, आपका जो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी है, इसका होगा करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। तो आप याद रखना ये सारी चीज़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगेन ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको पता है 18 जून में भी ऐसा एक क्वेश्चन आया था, अलबत्त वो और टफ था, ये क्वेश्चन तो और ईजी है। अब इस क्वेश्चन में आपको पूछा है कि ये जो सारे सॉलिड वेस्ट हैं इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मॉइस्चर कंटेंट के फॉर्म में लगाना है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए सॉलिड वेस्ट क्या होता है। सॉलिड वेस्ट आपको पता है, अगर जो बंदा तैयारी कर रहा है काफ़ी टाइम से उसको तो पता है, लेकिन मेनली आपके जो सॉलिड वेस्ट है उसको हम रिफ्यूज़ भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखना आप। रिफ्यूज़, ये थोड़ा आपका पेन छोटा कर लेता हूँ उसमें, इसको बोलते हैं हम रिफ्यूज़। इसमें आपके ज़्यादा छोटा हो गया, इसमें आपके मेनली जो 50/50% मिक्सचर होता है, किसका होता है, आपके रबिश और गार्बेज का। रबिश गार्बेज क्या होता है वो मैं आगे बताऊंगा आपको, जैसा कि यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है। अब सॉलिड वेस्ट को हम खींच के लाते हैं यहाँ पर, सॉलिड वेस्ट आ गया, इसको रिफ्यूज भी बोलते हैं, याद रखना आप। ये होते हैं आपके दो टाइप के सॉलिड वेस्ट, एक होता है आपका आउटर वेस्ट, एक होता है आपका म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, ठीक है। अब आउटर वेस्ट में कौन कौन सी कैटेगरीज आती है आप याद रखना, ऐसे नाम मैं बोल रहा हूँ कि एक आपके कंस्ट्रक्शन से जो रिलेटेड वेस्ट हुए वो हुए, और आपके जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उनसे रिलेटेड वेस्ट हुए, और इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी वेस्ट हुए वो आउटर वेस्ट की कैटेगरी में आ जाएंगे। जबकि आपका जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है इसके अंदर आपके दो टाइप के वेस्ट आते हैं, एक होता है आपका मेनली गार्बेज, एक होता है आपका रबिश। रबिश मेनली आप याद रखना, इसमें गार्बेज होता है, एक होता है रबिश। गार्बेज क्या होता है, गार्बेज के अंदर आपके कौन कौन से वेस्ट आते हैं, गार्बेज के अंदर जो मेनली आपका आता है फूड वेस्ट, जो किचन का फूड वेस्ट होता है वो इसके अंडर आता है, जो कि आपका होता है एक तरह से ऑर्गेनिक वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट होता है। और ये आपके होता है पुट्रिसिपल, ये मैंने 18 जून वाला जो लेक्चर लिया था उसमें भी डिस्कस करवाया था। पुट्रिसिपल वेस्ट क्या होता है, जो अपने आप ही डिग्रेड हो जाए ओवर द टाइम, जो कि बायोडिग्रेडेबल होता है, ठीक है। अब रबिश की कैटेगरी में हम देखें तो रबिश वेस्ट है, अब गार्बेज है, ये ऑर्गेनिक वेस्ट है, आपको पता होगा। तो ऑर्गेनिक वेस्ट है, ये आपका कंबस्टेबल बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है, इसमें मॉइस्चर कंटेंट भर भर के। जबकि रबिश है ये आपका कंबस्टेबल भी होता है इसमें पोर्शन, और नॉन कंबस्टेबल पोर्शन भी इंक्लूड होता है, ये दोनों टाइप के पोर्शन। अब रबिश आपका दो टाइप का होता है मेनली, एक होता है आपका ट्रेश, फिर एक होता है आपका नॉन कंबस्टेबल पोर्शन। जो कंबस्टेबल पोर्शन होता है वो आपका होता है ट्रेस, ठीक है, ये होता है आपका कंबस्टेबल पोर्शन, नॉन कंबस्टेबल पोर्शन ये अलग से होता है। तो आप याद रखना इसमें ट्रेस होता है, ये कंबस्टेबल क्यों है, क्योंकि इसमें मॉइस्चर का कंटेंट है वो बहुत कम है, ठीक है। मेनली आपके जो फर्नीचर से रिलेटेड है, वुड्स होती है वो जलने के लायक होती है, वो मेनली कंबस्टेबल ही होती है, वेस्ट होता है। इसमें जो प्लास्टिक पेपर से रिलेटेड वेस्ट, तो ये सारे आपके ट्रेस के अंडर आ जाते हैं, ठीक है। और रबिश में आपके कंबस्टेबल और नॉन कंबस्टेबल दोनों टाइप के आ जाते हैं। तो आप याद रखना इसमें मॉइस्चर कंटेंट की हम बात करें तो मैं देखो, तो ट्रेस में आपके मॉइस्चर कंटेंट आपके सबसे कम होता है, फिर आपके रबिश में होता है, देन गार्बेज में सबसे ज़्यादा होता है, फिर और सबसे ज़्यादा हम बात करें तो सॉलिड वेस्ट में जो आपका रिफ्यूज होता है उसमें मेनली होता ही है, ठीक है। अब आओ आप क्वेश्चन पर, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको, क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द सॉलिड वेस्ट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मॉइस्चर कंटेंट। तो सबसे ज़्यादा कम से ज़्यादा के ऑर्डर में लगाना है आपको मॉइस्चर कंटेंट के। तो सबसे ज़्यादा आपका मॉइस्चर कंटेंट होगा एनिमल और सॉलिड और ऑर्गेनिक वेस्ट में, ठीक है। तो ये होगा आपका बाद में, तो ऑप्शन थर्ड फोर्थ तो आपका ऐसे ही एलिमिनेट हो गए, ठीक है। फिर सबसे जो कम था वो मैंने बताया था, मॉइस्चर कंटेंट आपका ट्रेस में होता है, तो बी होगा इसमें सबसे पहले। तो ट्रेस से ऊपर हम बात करें तो आपका आएगा रबिश, तो ए आएगा इसमें ऊपर।
रबिश आएगा, देखिए यहाँ पर ट्रेस था, ट्रेस इज अ पार्ट ऑफ रबिश। फिर रबिश के बाद में हम बात करें तो गार्बेज आएगा। तो फिर आपका इसमें गार्बेज तो नहीं दे रखा, लेकिन रिफ्यूज है, देन रिफ्यूज के बाद में आपका इसमें गार्बेज दे रखा है। फिर आपका लास्ट में हो गया एनिमल सॉलिड एंड ऑर्गेनिक वेस्ट। तो इसका आपका ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आप याद रखना इसमें ऑर्डर मेनली। तो सॉलिड वेस्ट से रिलेटेड ये मैंने सारे ये कंसेप्ट है वो आपको डिस्कस करवा दिए। चलिए, आपके ये वीडियो है, आज हमने लगभग 10 क्वेश्चन है वो डिस्कस किए। जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप बताना मेरे को ये वीडियो कैसा लगा है। और सबसे पहले हम बात करें तो अंत में हम ख़त्म करना चाहेंगे कि आप ई स्क्वायर एकेडमिक्स चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में पहुँचाए। अगर आपको अच्छे लग रहा है कंटेंट, वीडियो समझाने का तरीका, और क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है वो भी मेरे को बताना, ताकि वीडियो का लेंथ जो भी प्रेजेंट करने का तरीका मेरे को बताना। रिव्यूज़ सबसे ज़रूरी है, तो आप मेनली कमेंट में लिख देना। ठीक है, और कुछ भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो आप उसको भी कमेंट में डाल देना। ठीक है, तो गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।